हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। सबसे पहले वर्ण विचार में हम जानेंगे वर्ण क्या है। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में जाना कि मनुष्य ने मुख से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाया। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे अ, आ, क, ख आदि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। आइए जानते हैं वर्ण की परिभाषा क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे सुराही कैसे बना, स जमा छोटा ऊ जमा र जमा आ जमा ह जमा बड़ई, बन गया सुराही। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। अब वर्णमाला क्या है, इसे भी जान लें। पिछली कक्षाओं में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एक और बार इसका अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, हिंदी में आने वाली मूल ध्वनियों अथवा देवनागरी लिपि के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जानते हैं वर्ण के भेद, यानी वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक एक करके इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले है स्वर। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से औ तक 11 स्वर हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, अतः ये वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। स्वरों के प्रकार। अब जानते हैं स्वरों के कितने प्रकार हैं। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अथवा एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, इ, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है अथवा 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने में होता है, जैसे ओम, हे राम। 3 के अंक द्वारा इनकी पहचान कराई जाती है। अब जानेंगे अयोगवा के बारे में। अयोगवा स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं होते। इनकी गणना न स्वरों में होती है न व्यंजनों में। ये वर्ण स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या है, इसे जान लेते हैं। अनुस्वार ऊपर बिंदु, ये वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे भंग, शंख, पलंग, संधि, अंगूर आदि। इन शब्दों के ऊपर जो बिंदु लगी है वो अनुस्वार है। अनुस्वार वर्णमाला के 5 वर्णों के अंतिम अक्षर के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे संत इस तरह नहीं लिखा जाता है, अब इसे इस तरह लिखा जाता है, यानी बिंदु के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। गंगा, झंडा, पंजाब, लंबाई आदि 5वें वर्ण को बिंदु के रूप में यानी अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाता है। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, वर्णों के ऊपर ये चंद्र बिंदु के रूप में आता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, मांग, आंख, कांच। इन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु है, वो किसका चिन्ह है, अनुनासिक। अब जानेंगे विसर्ग क्या है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग केवल कुछ तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः, प्रायः आदि।
इन शब्दों में अंतिम वर्ण के पीछे जो 2 बिंदु दर्शाए गए हैं वो ही विसर्ग हैं। आगत ध्वनियां। विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग होने के कारण विदेशी शब्द ध्वनियां भी सम्मिलित हो गई हैं। आ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, बाल, कॉलेज, हॉल आदि। इसके ऊपर जो अर्धचंद्र है ये आगत ध्वनि है। अब जानेंगे स्वरों की मात्राएं। कौन कौन सी होती है स्वरों की मात्राएं, इसके बारे में समझ लेते हैं। स्वर, उसकी मात्रा और उससे बनने वाले शब्द पढ़ेंगे हम। स्वर कौन से हैं? अ की कोई मात्रा नहीं होती, इससे शब्द बना महल। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है, शब्द माला। छोटी ई हमेशा वर्ण के आगे से छोटी ई आती है, शब्द है मिशन। बड़ी ई शब्द वर्ण के पीछे से इसका ये मात्रा आती है और शब्द बना मीनार। छोटा ऊ वर्ण के नीचे से मात्रा आती है छोटे ऊ की, मुर्गी शब्द। बड़ा ऊ इसकी मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है, शब्द है मूली। री की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है, शब्द है मृग। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर रेखा के ऊपर से आती है, एक मात्रा मेला। आय की मात्रा वर्ण के ऊपर रेखा के ऊपर 2 मात्राएं दर्शाई जाती हैं, शब्द है मैदान। ओ की मात्रा डंडे के साथ रेखा के ऊपर एक मात्रा लगती है और शब्द बनता है मोती, ओ का साउंड आता है। आओ की मात्रा डंडा होता है साथ में आ का और साथ में 2 मात्राएं रेखा के ऊपर होती हैं, शब्द बनता है मौसम। आइए स्वरों के बारे में जान लिया हमने, अब समझते हैं व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं। व्यंजन संख्या में 33 हैं। प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा होती है, इसे हल चिन्ह अर्थात हलंत कहा जाता है। इसके लगाने पर व्यंजन का उच्चारण आधा रह जाता है, यानी हमेशा वो वाला व्यंजन आधा बोला जाएगा जिसके नीचे हल चिन्ह लगा होगा। अ स्वर सभी व्यंजनों को पूर्ण करता है और उसका हलंत चिन्ह हट जाता है, यानी कि हर व्यंजन में अ का साउंड आता है। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वर्ण वे हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के मध्य भाग से निकलकर जीभ द्वारा वर्ण उत्पन्न करती है। ये वर्ण 4 हैं, य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। अब जानेंगे हम संयुक्त व्यंजन क्या है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क और श से मिलकर एक व्यंजन बनता है श। त और र से त्र बनता है। ज और य से संयुक्त व्यंजन बना ज्ञ। श और र से श्र संयुक्त व्यंजन बना। अब समझते हैं द्वित्व व्यंजन क्या है। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त जमा त, गत्ता कुत्ता। क और दूसरे क से भी बना एक आधा और एक पूरा, ढक्कन मक्का। ट जिसमें एक ट आधा है, आधा कैसे दर्शाया गया? हल चिन्ह के माध्यम से, मिट्टी पट्टी। तो देखा आपने द्वित्व व्यंजन क्या है। अब जानेंगे हम रॉ के विभिन्न रूप, यानी रॉ किस तरह अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कभी अपने मूल रूप में, कभी मात्राओं के रूप में। जब रॉ स्वर रहित किसी व्यंजन से पहले आए तो वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है।
जैसे र जमा मो, मो के ऊपर ये रेफ के रूप में लगा, जैसे धर्म, कर्म, गर्म, चर्म। र और शो के ऊपर में भी र रेफ के ऊपर लगा, हर्ष, वर्ष, उत्कर्ष। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो वह उसी के नीचे मात्रा के रूप में लगता है, जैसे क जमा र क्र, इसका साउंड कैसे आता है, क्र, क्रम। ग जमा र ग्र, ग्राम। जब र ट या ड के बाद आए तो इस तरह लगता है, इस तरह से दर्शाया जाता है, जैसे ट जमा र ट्र, ट्रेन। ड जमा र ड्र, ड्रेस। त और श के साथ लगने पर इसका रूप पूरी तरह से बदल जाता है, जैसे त जमा र त्र, मित्र, यानी एक संयुक्त व्यंजन के रूप में आ जाता है ये। श जमा र श्र, श्रवण, ये भी एक संयुक्त व्यंजन के रूप में आ गया, लेकिन साउंड र का आता है। उ व ऊ की मात्राएं र वर्ण के पेट में लगती हैं, जैसे र जमा छोटा ऊ, रु, रुचि। इस तरह र जमा बड़ा ऊ, रू, अमरूद। अब जानेंगे उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं, क्रम संख्या, स्थान, वर्ण, ये सब हम पढ़ लेते हैं। पहला है कंठ। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, ड। दूसरा है ताल्य, इ, ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श। ताल्य यानी कि इनको बोलते हुए तालु, तालु पर हमारी जिह्वा टच होती है। मूर्ध्य, री, ट, ठ, ड, ढ, अण, श, र। दंत्य, इनको बोलते हुए दांतों को जिह्वा टच करती है, जैसे ल, स, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य, होठों का इसमें प्रयोग होता है, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य, व, फ, यानी दांत और होंठ दोनों का आपस में मिलना। कंठ ताल्य, यानी तालु और कंठ यानी गले का उच्चारण इसमें होता है, ए, ऐ। कंठोदय, ओ, औ, यानी कंठ भी और होंठ भी दोनों का उच्चारण इसमें होता है, दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है उच्चारण में। नासिक्य, नासिका यानी कि नाक का इसमें प्रयोग किया जाता है इन वर्णों का उच्चारण करते समय, जैसे ण, इय, अण, न, म। अब जानेंगे वर्ण विच्छेद क्या है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके उचित ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए वीरता, इसका वर्ण विच्छेद व जमा ई जमा र जमा अ जमा त जमा आ। और जब भी वर्ण विच्छेद करें तो स्वर रहित ध्वनियों को हमेशा हल चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। गुलाब, ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। मूर्ति, म जमा बड़ा ऊ, र जमा त जमा छोटी। वृक्ष, व जमा री जमा क जमा श जमा अ। इसी तरह आप अनेकों शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, जैसे चमेली, मैदान, मौज, भारत, संत, अंततः। ये सब आप आराम से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, बस आपको इसमें मात्राएं अलग करना है और व्यंजन को हलंत के रूप में दर्शाना है, क्योंकि वो स्वर रहित हो जाते हैं। आइए एक बार इस पाठ को और दोहरा लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुप्त। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन के भेद हैं स्पर्श जो 25 होते हैं, अंतस्थ जो 4 व्यंजन होते हैं तथा ऊष्म भी 4 व्यंजन होते हैं। वर्ण विच्छेद शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे आप इसके विषय में और जानकारी लेंगे।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।